अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉन्सिल्स की कॉम्प्लिकेशन है। ये पिछला चैप्टर, ये वाला चैप्टर भी, इसमें कुछ टॉपिक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी स्टार्ट करते हैं। क्विंसी पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। इसके अंदर सिनेरियो के अंदर ना जो पेपर में सवाल आता है वो काफ़ी पॉइंट लिखे होते हैं कि ड्रिबलिंग ऑफ स्लाइवा लिखा होगा, ठीक है, कि स्लाइवा ड्रिबल कर रहा था मुंह के साइड से। वो क्यों हो रहा होता है? बिकॉज इतनी ज़्यादा सोर थ्रोट होती है, गला इतना दर्द हो रहा होता है कि पेशेंट अपना स्लाइवा भी स्वेलो नहीं करता, तो उसकी ड्रिबलिंग होना शुरू हो जाती है। प्लस वो अपनी गर्दन एक तरफ मोड़ के उसको वहीं स्टे करता है ताकि मतलब पेन रिलीफ उसको थोड़ा फील हो। तो टॉर्टिकोलिस होता है, साथ हॉट पोटैटो मफल्ड वॉइस होता है। तो जब सिनेरियो में इस तरह के वर्ड्स लिखे हों कि स्लाइवा ड्रिबल कर रहा है, आवाज़ उसकी काफ़ी भारी हुई हुई है और टॉर्टिकोलिस है, तो फिर आपने पेरिटॉन्सिलर एब्सेस की तरफ जाना है। एज इसमें बिल्कुल चिल्ड्रन वाली नहीं होगी, एडल्ट्स वाली एज होती है। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस क्विंसी। अब इसकी हम पूरा इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है। डेफिनेशन क्या होती है? एब्सेस क्या होता है? पस, कलेक्शन ऑफ पस, ठीक है। पेरिटॉन्सिलर अराउंड द टॉन्सिल्स, तो टॉन्सिल्स के पास कौन सी एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर पस एक्यूमुलेट होती है, तो हम पेरिटॉन्सिलर एब्सेस कहते हैं। सो दिस इज़ टॉन्सिल, ठीक है। ये क्रेप्स वाली मीडियल सरफेस होती है और लैटरल सरफेस हमारी आउटर सरफेस है जहाँ पे कैप्सूल लगा होता है। कैप्सूल के पास होता है लूज एरियोलर टिश्यू, और लूज एरियोलर टिश्यू के बाद आ जाता है बेड ऑफ टॉन्सिल्स। तो बेड ऑफ टॉन्सिल्स में सबसे पहले आपको ये बात पहले भी मैंने बताई हुई है, पैराटॉन्सिलर वेन होती है, देन फेरिंगोबैसिलर फेशिया होता है, फिर बकोफिनिजियल फेशिया होता है। इन दोनों के दरमियान क्या पड़ा होता है? सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ठीक है। यहाँ पे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल पड़ा होता है। तो उसने बेसिकली कहा है द कलेक्शन ऑफ पस बिटवीन द कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल एंड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो इस सारे रीजन में जब पस एक्यूमुलेट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्विंसी कहते हैं या पेरिटॉन्सिलर एब्सेस कहते हैं। सो द कलेक्शन ऑफ पस इन पेरिटॉन्सिलर स्पेस। पेरिटॉन्सिलर स्पेस हम किसको डिफाइन करते हैं? बिटवीन द कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल एंड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ठीक। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसको हम क्विंसी भी कहते हैं और पेरिटॉन्सिलर एब्सेस भी कहते हैं। मोस्टली एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन होती है। कभी कभार ये होता है कि टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन इतना वो क्लिनिकली एक्सप्रेस नहीं करता जितनी एब्सेस जब बन जाती तो वो प्रेजेंट करता। इसकी etiology उन्होंने कैसे एक्सप्लेन की हुई है कि हमारे पास टॉन्सिल्स की क्रिप्स हैं और मोस्टली जो क्रिप्टा मैग्ना है, जो सबसे बड़ी वाली क्रिप्ट है, यहाँ पर आके इन्फेक्शन हुआ और पस एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई और बाद में ये वॉल ऑफ हो गई, ठीक है। और इतना ज़्यादा ये बड़ी होती गई, साइज़ में जब एकदम से बड़ी हुई तो रप्चर हो गई। जब यहाँ से पस रप्चर हुई तो वो पीछे की तरफ भी गई और कैप्सूल और सारे कैप्सूल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के दरमियान में जब चली गई तो इसको हमने क्या कह दिया? पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। ये मोस्टली क्या होता है? यूनिलैटरल होता है। टॉन्सिलाइटिस दोनों साइड पे हुआ है, लेकिन एक साइड का टॉन्सिलाइटिस कॉम्प्लिकेट करके उसने क्विंसी बना लिया, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस बना लिया। ज़रूरी नहीं कि दोनों साइड पे, मोस्टली इट इज़ यूनिलैटरल, ठीक हो गया। सो उसने क्या कहा है कि पेरिटॉन्सिलर एब्सेस यूजुअली एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को फॉलो कर रही होती है, डिनोवो भी हो सकती है। इसमें होता क्या है कि टॉन्सिलर क्रिप्ट्स के अंदर इन्फेक्ट होती हैं, फिर वो सील ऑफ हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा पस एक्यूमुलेट होती है कि एब्सेस बनती है और वो बाद में रप्चर वगैरह कर देती है और टॉन्सिल के कैप्सूल की तरफ और पीछे की तरफ भी जा सकती है और जिससे पेरिटॉन्सिलर एब्सेस बनती है। अगर आप बैक्टीरिया की बात करें कि हमने ये एब्सेस को निकाला और कल्चर के लिए भेजा, तो बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व होंगे? तो मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, लेकिन कौन सा वाला स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के अंदर हेमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस है, इसमें भी स्ट्रेप है लेकिन ये पायोजीन्स वाला मोस्टली इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है। स्टेफ ऑरियस भी होता है, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो मोस्टली इसके अंदर जब एंटीबायोटिक्स आप देते हैं तो आप वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन की बात की। डेफिनेशन में क्या बात की कि द पस एक्यूमुलेशन बिटवीन द कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल एंड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। ये जो रीजन है इसको आप पेरिटॉन्सिलर स्पेस कहते हैं और यहाँ पस एक्यूमुलेट होती है तो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस होती है। एटियोलॉजी मोस्टली यही है कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। बैक्टीरिया जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है दैट इज स्ट्रेप पायोजीन्स, स्टेफ ऑरियस और एनारोब्स वगैरह भी हो सकते हैं। अब आप बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल भी होंगे, लोकल भी होंगे। जनरल सिम्टम्स क्यों होंगे? बिकॉज उसको इन्फेक्शन है, स्ट्रेप बॉडी के अंदर गया हुआ है तो उसने फीवर कॉज करा है, ठीक है। तो जनरल आपको वो वाले सिम्टम्स होंगे। फीवर काफ़ी हाई ग्रेड लाइक अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। फीवर उसको काम कर साथ चिल्स राइगर्स के साथ होगा, मलेज, बॉडी एक्स होंगे, थकावट होगी, हर जिस्म में दर्द हो रही है, सर दर्द, इस तरह के सिम्टम्स के साथ उसको फीवर होगा लाइक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये तो हो गए ना पूरी बॉडी के सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स। जो लोकल सिम्टम्स हैं जो उसको क्विंसी की वजह से हो रहे हैं वो क्या होंगे? सबसे पहला सिम्टम दैट इज़ सोर थ्रोट, एंड दिस सोर थ्रोट वुड बी
दिस सोर थ्रोट वुड बी सो सवेयर कि वो बिल्कुल अपना स्वेलो ही नहीं कर पाएगा और अपना स्लाइवा भी स्वेलो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको क्या होगा, एक तो ओडाइनोफेजिया है ना, ओडाइनोफेजिया है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ठीक है। और उस पेन के साथ साथ उसका स्लाइवा भी स्वेलो नहीं हो रहा, तो स्लाइवा साइड पे माउथ से ड्रिबलिंग करना शुरू कर देगा। उसकी वॉइस कैसी होगी, हॉट पोटैटो वॉइस, उसे आवाज़ ही नहीं प्रोड्यूस हो रही सही से, बीच में वो इतना बड़ा वो एनलार्ज हो के वो पड़ा हुआ है, तो जो वॉइस प्रोडक्शन है वो भी डिस्टर्ब होगी, हॉट पोटैटो, मफल्ड वॉइस होगी, फाउल ब्रेथ होगी, ऑब्वियसली मुंह के अंदर इन्फेक्शन है, फाउल ब्रेथ होगी, ट्रिस्मस एंड टोर्टिकोलिस हो सकता है, एंड इप्सिलैटरल एयरएक होगा, ठीक है। इप्सिलैटरल एयरएक क्यों होगा, बिकॉज टॉन्सिल्स को भी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है और इधर भी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, तो रेफर्ड पेन भी एक होता है। एक तो ये रीज़न होती है, दूसरी रीज़न ये होती है कि जब टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो तो साथ एयर का इन्फेक्शन भी हो सकता है, सो दैट्स द रीज़न। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न आपने क्या बतानी है कि ग्लोसोफेरिंजियल नर्व दोनों जगह पे सप्लाई करती है, तो रेफर्ड पेन एयर में होता है। क्लिनिकल फीचर्स आप बुक से देख लो। पेरिटॉन्सिल इफेक्ट जैसे कि एब्सेस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मोस्टली एडल्ट्स को इफेक्ट करती है, चिल्ड्रन को नहीं करती, ठीक। चिल्ड्रन को मोस्टली एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है, वेयर एज एडल्ट्स के अंदर मोस्टली पेरिटॉन्सिलर एब्सेस कराता है स्टेपायोजेंस। सिम्टम्स जैसे कि बताया जनरल और लोकल में डिवाइड किए हुए हैं। जनरल के अंदर सेप्टिसीमिया और फीवर की जो स्प्रेड की वजह से हो रहा होता है, फीवर होता है मोस्टली 104 डिग्री सेल्सियस तक, हाई ग्रेड, चिल्स, राइगर्स, जनरल मलेज, इन सब चीज़ों के साथ नोजिया वॉमिटिंग होगी उसको। अगर आप लोकल सिम्टम्स की बात करें तो जैसे आपको बताया, सिवियर पेन इन थ्रोट होगी, दैट वुड बी मोस्टली यूनिलैटरल। देन ओडेनोफेजिया होगा, दैट इज़ पेन बहुत ज़्यादा मार्क्ड होगी, पेशेंट स्वालो नहीं कर पाएगा और अपना स्लाइवा भी नहीं करेगा, एंड देयर इज़ ड्रिबलिंग ऑफ द स्लाइवा। और एक पॉइंट इसमें ये भी है कि जब ड्रिबलिंग ऑफ स्लाइवा हो रही है, वो कुछ भी खा पी नहीं रहा, स्लाइवा भी उसका नहीं करे, तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा। तो जब हमारे पास आएगा तो हमने उसको फ्लूइड्स देने बहुत सारे। मफल्ड एंड थिक वॉइस होगी, इसे हॉट पोटैटो वॉइस स्पेसिफिक टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है। जहाँ पे आपने हॉट पोटैटो वॉइस सुन लिया और स्लाइवा ड्रिबलिंग सुन लिया, आपके माइंड में क्विंजी ही आना चाहिए, स्पेसिफिक इसी के पॉइंट्स हैं। फाउल ब्रेथ होगी, पुअर हाइजीन होगी, इप्सिलैटरल एयरएक होगी बिकॉज ऑफ द रेफरिंग ऑफ पेन थ्रू क्रेनियल नर्व लाइन। और ट्रिस्मस होगा। ट्रिस्मस क्या होता है कि पेशेंट को इतनी दर्द हो रही होती है कि वो अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा होता, तो ये ट्रिस्मस होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे टेरिगोइड मसल्स और वो सब चीज़ें पड़े होते हैं। और ट्रिस्मस के साथ साथ टोर्टिकोलिस भी होगा। टोर्टिकोलिस का क्या मतलब है कि पेशेंट अपनी गर्दन मोड़ी होगी एक तरफ, और आपको नजर आएगा कि वो एक ही तरफ गर्दन मोड़ के बैठा हुआ, अपनी गर्दन हिला भी नहीं रहा, तो इसे टोर्टिकोलिस कहते हैं। टोर्टिकोलिस एग्जामिनेशन में आएगा कि आप उसे देख रहे हैं तो आपको पता चला अच्छा इसने मुंह मोड़ा हुआ। और ट्रिस्मस जो है वो हिस्ट्री में बताएगा कि उसको मुंह खोलते हुए भी दर्द होती है, वो मुंह खोल भी नहीं अपना सही से पा रहा, ठीक है। तो हिस्ट्री के अंदर बस आपने इतना बताना है, जनरल एंड लोकल। जनरल के अंदर फीवर है, लोकल के अंदर आपने जो नहीं बोलना, सिवियर सोर थ्रोट, ओडाइनोफेजिया, ड्रिबलिंग ऑफ स्लाइवा, हॉट पोटैटो वॉइस, इप्सिलैटरल एयरएक एंड ट्रिस्मस। एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले आप उसका मुंह खुलवाएंगे तो आपको नजर आएगा कि जो टॉन्सिल, सॉफ्ट पैलेट, एक साइड पे आप देखेंगे यूविला, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा एनलार्ज और रेड और इस तरह का इन्फ्लेम्ड हुआ हुआ है। फिर एक इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो जब एक साइड के टॉन्सिल्स बहुत एनलार्ज हैं, एक साइड के छोटे से, यूविला जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा पुश टूवर्ड्स, ये जो एनलार्ज होगी यूविला को डिस्प्लेस कर देंगे और यूविला थोड़ा सा पुश टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो मुंह खुलवाया तो सबसे पहले क्या मसला हमें नजर आएगा, टॉन्सिल, पिलर, सब चीज़ें कंजस्टेड और स्वॉलन है। टॉन्सिल्स इतने लार्ज नहीं है, लेकिन टॉन्सिल्स के बाहर जो स्पेस है वो पूरी रेड हुई है और वो पूरा एरिया कवर हुआ है, एडिमा हुआ, वहाँ पे सब कुछ हुआ है, ठीक है। यूविला जो है वो स्वॉलन होगा और ऑपोजिट साइड पे पुश होगा। इसका स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, यूविला पुश्ड है ऑपोजिट साइड पे। इससे पहले जितनी भी डिजीज पड़ी उसमें टॉन्सिलाइटिस, क्रोनिक, दोनों टॉन्सिल्स इक्वली लार्ज हो रहे हैं, यूविला सेंटर में होता है, इसमें यूविला पुश हो रहे हैं दूसरी साइड पे, ठीक है। म्यूकोपस हो सकती है, सब चीज़ें हो सकती हैं। टॉर्टिकोलिस मैंने आपको बताया कि पेशेंट अपनी गर्दन उसी तरफ मोड़ के रखेगा ताकि ना उसको थोड़ा अपनी तरफ से वो रिलीफ करने की पोजीशन में हो। और आखिर में लिम्फ नोड्स की अगर आप बात करो तो जुगलोडाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल ड्रेनेज उसमें होती है तो वो एनलार्ज होंगे और टेंडर भी हो सकते हैं एक्यूट इन्फेक्शन के केस में, ठीक। तो हमने अभी तक क्या बात कर ली, हमने हिस्ट्री की बात कर ली। हिस्ट्री में हमने देखा कि क्या क्या उसको मसले हैं, स्वेयर, सोर थ्रोट है, फीवर है, ड्रिबलिंग ऑफ स्लाइवा, हॉट पोटैटो वॉइस है। एग्जामिनेशन में हमने देखा कि वो गर्दन मोड़ के बैठा हुआ है, मुंह खुलवाया तो अंदर टॉन्सिल सब कुछ एनलार्ज एंड फ्लेम था। टॉन्सिल इतने बड़े नहीं थे लेकिन बाकी सॉफ्ट पैलेट और सब कुछ एडिमा हुआ हुआ था, सॉफ्ट पैलेट दूसरी तरफ डिस्प्लेस था, दैट वाज द एग्जामिनेशन पॉइंट। फिर लिम्फ नोड चेक आपने किए तो जुगलोडाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स एनलार्ज भी थे और क्या थे, टेंडर भी होंगे एक्यूट के केस में। इन्वेस्टिगेशन अब कौन सी कराएंगे, ठीक। ये मैं आपको ऐसे क्यों बताती हूँ, बिकॉज पेपर में सवाल आता है कि आप मैनेजमेंट लिखें या लेट्स से एग्जामिनेशन लिखें, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आपने हमेशा हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, ये चारों पॉइंट्स लिखने होते हैं। अगर तो आपसे सिर्फ एग्जामिनेशन पूछा फिर आप एग्जामिनेशन लिखिए, लेकिन अगर आपसे मैनेजमेंट पूछा तो मैनेजमेंट में ही सब कुछ लिखना होता है। ये नहीं होता कि आप सिर्फ ट्रीटमेंट लिख दो, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट पूछा तो फिर आप सिर्फ ट्रीटमेंट लिखोगे।
इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे? इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हम कंट्रास्ट इन्हांस सीटी और एमआरआई कराएंगे, ठीक है। कंट्रास्ट इन्हांस सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन, इससे हमें एब्सेस का पता चल जाएगा। ये हमने क्यों कराना है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करती है और इस तरह के इसके मसाइल हो सकते हैं। तो हमने देखना है कि एब्सेस किधर तक इसका स्प्रेड है, बहुत फैली तो नहीं हुई। तो हमने उसको देखने के लिए हमने कंट्रास्ट इन्हांस सीटी स्कैन और एमआरआई हम कराएंगे हेड और नेक का, ठीक है। आपने ये लिख देना है। फिर नीडल एस्पायरेशन, दूसरे नंबर पे हमने उस जो एब्सेस बनी है उसमें उसकी नीडल एस्पायरेशन करानी। जो एस्पायरेट आएगा उसमें हम कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराएंगे। हम ये देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है ताकि हम उसकी एंटीबायोटिक्स दे सकें। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम देंगे उससे बेहतर नहीं है कि हम कल्चर सेंसिटिविटी कराइए एग्जैक्ट बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स लें। तो बस आपने 2 इन्वेस्टिगेशंस करानी है, सीटी या स्कैन या एमआरआई करा लेंगे आप हेड और नेक का, और उसमें आप देख लेंगे कि एब्सेस का एक्सटेंट क्या है। दूसरे नंबर पर आप नीडल एस्पायरेशन करा लेंगे। ट्रीटमेंट, ठीक। तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिया। अब ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट सबसे पहले तो आपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर लेना है। 104 उसको बुखार है, स्लाइवा भी वो नहीं अपने अंदर लेके जा रहा है, डिहाइड्रेटेड है। इस पेशेंट को आपने ये नहीं कहना कि आप घर जाएं फ्लूइड्स दें, आपने हॉस्पिटलाइज करना है और उसको आईवी फ्लूइड्स देने। हॉस्पिटलाइज करने की मेन रीज़न ही ये है कि आपने उसको आईवी फ्लूइड्स देने, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन। तो ट्रीटमेंट में आपने हॉस्पिटलाइजेशन करना है। आपने ये इंश्योर करना है कि उसकी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन मेंटेन्ड है। एयरवे भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है कि ये लैरिंग्स का भी एडीमा करा सकता है। जो इतना ज़्यादा एडीमा यूविला और ये सब हुआ है, ये एडीमा लैरिंग्स का भी हो सकता है। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, आपको ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ सकती है। तो आपने इस चीज़ को मेनटेन कराना, इंश्योर कराना है कि उसका एयरवे पेटेंट है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ब्रीदिंग वो सही से कर है, सर्कुलेशन उसकी ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका वॉल्यूम ब्लड का बिल्कुल ही कम हुआ है, डिहाइड्रेशन में उसका कोई ब्लड ही नहीं बाकी उसका बचा हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपने मेंटेन करानी। आईवी फ्लूइड्स देने हैं, डिहाइड्रेशन उसको हो सकती है तो इसलिए आईवी फ्लूइड ज़रूर देने, ठीक है। पेशेंट को आपने एडमिट कर लिया, उसकी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को मेंटेन कराया, आईवी फ्लूइड्स आपने देना शुरू कर दिए। एंटीबायोटिक्स देंगे, लार्ज डोज में देंगे, आईवी देंगे, ठीक है। और अभी लेट्स से आपका कल्चर सेंसिटिविटी का रिजल्ट नहीं आया तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स उसको देंगे। एनाल्जेसिक्स एक साथ देंगे क्योंकि बहुत सीवियर पेन है, तो आपने सिम्टोमेटिक रिलीफ भी करना है, उसके बुखार को कम करना है और ये सब करने। एस्पिरिन इस केस में हम अवॉइड करते हैं मोस्टली, बट पैरासीटामोल, पैथिडीन ये सारी हम दे रहे होते हैं। फिर मुंह के अंदर ओरल हाइजीन है, फाउल स्मेल है, बैक्टीरिया है, ओरल हाइजीन करानी। ओरल हाइजीन के लिए उसको आपने सलाइन वाटर वॉश देना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वॉशेस देने हैं। उसे कहना है कि आप अपने गार्गल्स करो, ये सब चीज़ें करो। ये तो हमारी मेडिकल मैनेजमेंट है, ये मेडिकली हमने देखना है। फिर जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, ये तो ये ना कि आपने पेशेंट को थोड़ा स्टेबल करना है। जब वो हॉस्पिटल आए फ़ौरन से तो हम एब्सेस को निकाल नहीं सकते ना, उसको थोड़ा स्टेबल करना है, उसके सिम्टम्स कम करने, तो ये वो चीज़ है। फिर इसके बाद हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करेंगे जिसके अंदर हम एब्सेस को ड्रेन कर देंगे और टॉन्सिल्स को ये निकाल देंगे। तो ये इसकी डेफिनेटिव मैनेजमेंट। तो आपने, अब मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करती हूँ। आप सबसे पहले पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करेंगे, उसके एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को मेंटेन कराएंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स देंगे, ओरल हाइजीन को मेंटेन कराएंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करना है? हमने जो एब्सेस है उसको इंसाइज करना है और ड्रेन कर देना। जब एब्सेस पस निकालनी पड़ती है, ऐसा नहीं हो सकता कहीं पस निकल गया वो खुद ही नहीं, वो कहाँ जाएगी, पस को आपको निकालना ही पड़ता है। तो आप इंसिजन देंगे और ड्रेनेज कर लेंगे, और उसके बाद 6 से 8 हफ्ते या 4 से 5 जितना भी एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है, उसके बाद आप फिर टॉन्सिल्स को रिमूव कर देंगे। मोस्टली एक्यूट जब इन्फेक्शन होता है तो टॉन्सिलेक्टमी तब नहीं की जाती। कुछ सर्जन प्रेफर करते हैं एब्सेस और होट टॉन्सिलेक्टमी, कि एब्सेस और टॉन्सिल्स को एक साथ ही बाहर निकाल दें। लेकिन ये मसला ये है कि आप टॉन्सिल निकाल रहे हैं, एब्सेस फट गई, रप्चर हो गई, तो बहुत मसले कर सकती है, इधर उधर स्प्रेड हो सकती है। तो बेहतर ये है कि आप पहले उसके एब्सेस को ट्रीट करें, जो सारी ऊपर हमने मैनेजमेंट पढ़ी, एंटीबायोटिक्स वो सब दें, फिर वो ठीक हो जाए, 4-5 हफ्तों बाद आपके पास आए और फिर टॉन्सिलेक्टमी करें, ठीक है। तो ये डायग्राम देखें, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि यूविला डिस्प्लेस टू द ऑपोजिट साइड। यहाँ पर जो टॉन्सिल्स और एंटीरियर पिलर है, एंटीरियर पिलर बहुत ज़्यादा एनलार्ज और स्वॉलन दिख रहा है, टंग भी कंजस्टेड है, ये सब चीज़ें हैं। यूविला डिस्प्लेस्ड है और पेशेंट को काफ़ी पेन हो गई, ये यूनिलैटरल है मोस्टली। अब इन्होंने बताया हुआ है कि आपने जब इंसियर ड्रेनेज करना है तो हमने इंसियन किस पॉइंट पर लगानी है, ठीक। तो इंसियन हम कहाँ लगाएंगे? एक तो आप देख लेंगे पूरी एब्सेस का जो मोस्ट बल्जिंग पॉइंट है वहाँ आपने इंसियन देंगे। अगर आपको बल्जिंग पॉइंट या कुछ ऐसा नहीं मिल रहा तो फिर क्या है कि एक लाइन पासिंग टू द प्लेन ऑफ यूविला और दूसरी लाइन एंटीरियर पिलर में से गुजरी।